पर आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम के पीछे थोड़ी सी हम बात करेंगे, आप सबको अभिनंदन और वंदन करते हुए फिर आप हमारे अतिथियों की बात सुनिएगा और फिर अपना सवाल जवाब रखिएगा, गीत गाने भी सुनिएगा। यह सावित्रीबाई फुले की जयंती का प्रोग्राम हम लोगों ने क्यों रखा? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर और गुरु रविदास की जयंती का प्रोग्राम हर गांव में हम लोग करते हैं, लेकिन हमारे ढेर सारे जो महापुरुष हैं, जिन लोगों ने नींव की ईंट बन करके बाबा साहब को जमीन दिया, उन लोगों के प्रोग्राम गांव में नहीं हो पाते हैं, शहरों में होते हैं, हाल में होते हैं और कुछ लोगों के बीच होते हैं। इसलिए सावित्रीबाई फुले की जयंती का प्रोग्राम हम लोगों ने गांव में रखा कि गांव के लोग इस बात से परिचित हों कि हमारी जो विरासत है, जो महिलाओं को पढ़ने लिखने का जो अधिकार मिला है, वो कैसे मिला। एक जमाना था जो हमारी धर्म और परंपरा है, जिसमें यह कहा जाता था कि शूद्र समाज अगर पढ़ लेगा तो नरक में चला जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा है और लिखा है सारे धर्म ग्रंथों में कि जो शूद्र समाज है, केवल अछूत नहीं, केवल अछूत जातियां नहीं, चमार धोबी पासी खट्टिक नहीं, जितने ओबीसी की जातियां हैं सब शूद्र जातियां। धर्म ग्रंथों में लिखा गया कि जो शूद्र है और जो अति शूद्र है, जो अछूत है, अगर ये पढ़ लिख लेंगे तो नरक में चले जाएंगे और इनका अगला जन्म खराब हो जाएगा। इसलिए लोग पढ़ते लिखते रहेंगे। महिलाओं के बारे में कहा गया कि अगर पुरुष कोढ़ी हो, पागल हो, सड़की हो, कुछ भी हो, तो पति की सेवा करना उनका धर्म है। यह महिलाओं के बारे में कहा। महिलाओं को और भी नीचे दर्जे का माना गया कि महिलाएं भी एकदम पढ़ लिख नहीं पाए। ऊंची जातियों की महिलाएं भी नहीं पढ़ती लिखती। ऐसा नहीं है कि अपनी जातियों को, ऊंची जातियों को, महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं। शूद्रों के साथ महिलाओं को भी रखा गया था कि ये भी नहीं पढ़ लिख सकती। लेकिन तथागत बुद्ध ने वह अभियान जारी किया था, जिनकी प्रतिमा को लगा करके हम मोमबत्ती जला करके अपना काम शुरू करते हैं, वह किसी अछूत जाति में, ओबीसी जाति में नहीं पैदा। इस राजा के घर पैदा हुए थे। क्षत्रिय राजवंश में अभी विवाद है, वो अलग की बात है, लेकिन बड़े इतिहासकार मानते हैं कि क्षत्रिय राजवंश में पैदा हुए थे और उन्होंने इस देश को बेहतर और शानदार बनाने के लिए उन्होंने देखा कि इस देश भारत की धरती पर अन्याय हो रहा है। इस अन्याय को जड़ से समाप्त करने के लिए उन्होंने कहा, नहीं, इस दुनिया में जो ईश्वर के नाम पर, इस भारत में जो कहा जा रहा है कि हम बड़े हैं, तुम छोटे हो, तुम नीच हो, जो महिलाओं को कहा जा रहा है कि तुम पुरुषों के बराबर नहीं हो, नरकगामिनी हो, ये सच नहीं है। दुनिया के सारे मनुष्य बराबर हैं। ये दुनिया में मानवता का संदेश तथागत बुद्ध ने दिया, भारत की धरती से दिया। और यही पहला उपदेश सारनाथ में बनारस के पास दिया था। कुशीनगर में आपके बगल में दिवंगत हुए थे, निर्माण हुआ था। उनकी विरासत, उसको लेकर के आगे कबीर और रविदास ने उसको आगे बढ़ाया। बौद्ध धर्म को समाप्त कर दिया गया, षड्यंत्र से समाप्त कर दिया गया, बौद्ध भिक्षुओं के सिर काटे गए, समाप्त कर दिया गया। लेकिन कबीर ने, गुरु रविदास ने अपनी संत वाणियों से समाज को उसमें जोड़ के रखा, उस विचार को नहीं समाप्त होने दिया। इसीलिए समाज का बड़ा हिस्सा जो ब्राह्मणवादी मनुवादी देश व्यवस्था से लड़ता रहा है, वो लोग कबीरपंथी रहे हैं, शिवनारायणी रहे हैं, रविदास पंथी रहे हैं। और इसीलिए इनके हमारे मुर्दे दफन फूके नहीं जाते थे, कबीरपंथियों के मुर्दे फूके नहीं जाते थे। इसलिए जहां जहां कबीरपंथी रहे हैं, वहां गांव में कब्रिस्तान भी है। जहां जहां जिन गांव में कबीरपंथी नहीं रहे हैं, वहां कब्रिस्तान नहीं है। उसी कबीर और रविदास की परंपरा को बढ़ाने के लिए ज्योतिबा फुले जब पैदा होते हैं महाराष्ट्र की धरती पर, वो कहते हैं कि नहीं, सबको पढ़ना लिखना चाहिए। सावित्रीबाई फुले उनकी पत्नी थी। हमने पिछला कार्यक्रम ज्योतिबा फुले और बाबा साहब की जयंती को एक साथ किया था। उन्हीं ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले थी। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नाय गांव में हुआ था।
9 वर्ष की हुई थी बाल विवाह, तब बच्चा पर ही शादी हो जाती थी। अभी आज के कुछ साल पहले तक होती थी। हमारे बाप दादाओं की भी शादियां बचपन में ही हुई, इनकी भी हुई है। हमारे गायक साथी हैं, इनकी भी शादी जो है बहुत बचपन में हुई। तो उसी तरह सावित्रीबाई फूले की शादी जब वो 9 साल की थी तो 13 साल के ज्योतिबा फूले थे, उनके साथ शादी हुई। लेकिन शादी से पहले वह जब अपने गांव में सिरवाल एक जगह मेला लगता है, मेला में घूमने गई थी, तो वहां ईसाई मिशनरी के लोग कुछ प्रार्थना कर रहे थे, किताबें लगाए हुए थे, जैसे हमारे त्रिभुवन भाई लगाए हुए हैं पीछे किताब बेच रहे हैं। तो उसमें से एक आदमी ने सावित्रीबाई फूले की एक किताब पकड़ा दिया और कहा कि बेटा ले जाओ, अगर इसको तुम नहीं पढ़ पाओगी, चित्र को देखोगी तब भी तुमको आनंद आएगा। सावित्रीबाई फूले उस किताब को रख लेती हैं और जब अपने घर आती हैं, जब साड़ी पहनने का ढंग नहीं था, कपड़ा पहनने का ढंग नहीं था, 9 साल में क्या ढंग होगा, और 13 साल के उनके पति थे, जब आती हैं तो उस किताब को लेके आती हैं। लेकिन ऐसे परिवार में जाती हैं जहां क्रांति ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ था। ज्योतिबा फूले की मां, जब ज्योतिबा फूले 1 साल के थे तभी गुजर गई। उनका लालन पोषण सगुड़ाबाई जो उनकी बुआ थी उन्होंने किया। सगुड़ाबाई को एक चांस मिला था ज्योतिबा फूले की जो बुआ थी, जो उन्होंने ज्योतिबा सावित्रीबाई फूले की तस्वीर आप देख रहे हैं, इनकी सास के रूप में फर्ज अदा किया। उनको एक सौभाग्य मिला था कि वो भी विधवा थी, और विधवा थी तो उन्होंने एक जो है ईसाई अनाथालय था, वहां वो काम करती थी, और वहां सगुड़ाबाई जो सावित्रीबाई फूले की जो सास थी, जो फुफुआऊ सास जिसको कहा जाता है, वहां पर वो कुछ पढ़ने लिखने का काम ईसाई जो अनाथालय था उन लोगों ने कराया। तो सगुड़ाबाई ने इन दोनों लोगों को, ज्योतिबा फूले को और सावित्रीबाई फूले को पढ़ने लिखने का मौका दिया। यद्यपि जो एक सीरियल है नेशनल दूरदर्शन ने बनाया है, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले, आप महिलाएं और सभी लोग उसको देखिएगा, उसमें बताया गया है कि उनके पिताजी पर, ज्योतिबा फूले के पिताजी पर दबाव डाला जाता है कि तुम अपने बेटे को क्या पढ़ा रहे हो, अरे तुम माली जाति के हो, उसको फूल का कारोबार सिखाओ, ठीक रहेगा। तो धर्म कर्म में तो यही लिखा है कि तुमको फूल का कारोबार करना है। लेकिन अपनी बुआ के बलबूते सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद ज्योतिबा फूले अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं, 9 साल की पत्नी को पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के बाद उनको शिक्षक की ट्रेनिंग तक दिलवाते हैं, शिक्षक की ट्रेनिंग तक दिलवाते हैं। और लेकिन जब पहला स्कूल 1848 में खोलते हैं, तब जानते हैं क्या हुआ, महाराष्ट्र में भूचाल आ गया। भूचाल आ गया कि अब जो है शूद्र और महिलाएं पढ़ेंगी। यह महिलाएं पढ़ लेंगी तो केवल महिला नरक में नहीं जाएगी, उनका पूरा परिवार चला जाएगा। उनके पिताजी पर, सावित्रीबाई फूले के ससुर पर इतना दबाव डाला गया, इतना दबाव डाला गया, अरे भैया तुम नरक में जाना चाहते हो क्या, तुम्हारा बेटा तो गलत काम कर रहा है, तुम्हारी जो बहू है वो भी गलत काम कर रही है, वो भी धर्म के विरुद्ध काम कर रही है। अगर तुम अपना स्वर्ग बचाना चाहते हो और नहीं तो नरक में जाने से बचना चाहते हो, या तो उन सबों को घर से निकाल दो, और नहीं तो कह दो ये स्कूल खोलना बंद कर दो। सावित्रीबाई फूले के ससुर ज्योतिबा फूले के पिताजी कहते हैं, बेटा मैं नरक में नहीं जाना चाहता, क्योंकि धर्म की यही परंपरा है, तुम या तो अपना स्कूल बंद कर दो या तो घर से निकल जाओ। सोचिएगा उस समय क्या होता है। सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले इस जनता के लिए, भारत की जनता के लिए, महिलाओं के लिए अपने बाप को, अपने घर को छोड़ करके निकल जाते। अब जाते कहां हैं, कहीं जगह नहीं मिलती। जो ज्योतिबा फूले के दोस्त रहते हैं, उस्मान शेख के पास काफी जमीन होती है। उस्मान शेख अपना पुराना घर देते हैं, और उस्मान शेख अपनी बहन फातिमा शेख को सावित्रीबाई फूले के साथ लगाते भी हैं पढ़ने लिखने के लिए, और फातिमा शेख भी सावित्रीबाई फूले के साथ टीचर बनती है। और एक एक करके 18 स्कूल महाराष्ट्र की धरती पर लड़कियों का स्कूल खोलती है सावित्रीबाई फूले, क्योंकि ज्योतिबा फूले कहते हैं कि अगर एक लड़की पढ़ गई तो एक पूरा परिवार पढ़ जाएगा, और पूरा परिवार पढ़ जाएगा तो यह देश बदलेगा। तमाम लोग, अभी राजेश जी ने बताया कि जब सावित्रीबाई फूले अपने स्कूल पढ़ाने जाती थी
तो तमाम लोग उनके ऊपर गोबर फेंकते थे, टमाटर फेंकते थे, अंडा फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे। तो 2 साड़ियां लेके जाते थे। एक साड़ी गंदी हो जाती थी तो दूसरी साड़ी जाके स्कूल में बदल देते और बदल करके पढ़ाना शुरू कर देते। आज उस महान विभूति का हम जयंती समारोह मना रहे हैं। जयंती कल थी, लेकिन हमारे साथी लोग कई जगह कार्यक्रम में बिजी थे, इसलिए आज हमने एक दिन बाद कार्यक्रम रखा। आप सब इस कार्यक्रम में आए हैं, अपने सवाल रखिएगा। वो स्कूल खोलती हैं, स्कूल ही नहीं क्या खोलती हैं। तब से इस देश में सभी महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। अंग्रेज सरकार थी, बहुत सारे लोग चाहते थे स्कूल बंद हो जाए। एक दिन क्या हुआ, सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जा रहे थे, एक मोटा तगड़ा आदमी उनके सामने आ गया, कहा कि तुम महार मान चमारों को अगर पढ़ाना बंद नहीं करोगी तो ठीक नहीं होगा। सावित्रीबाई फुले को धमकी दिया। विकट समय था, सावित्रीबाई फुले ने जोरदार तमाचा उस मोटे आदमी को लगाया, फिर वो भाग खड़ा हुआ, फिर कभी नजर नहीं आया। वह थी सावित्रीबाई फुले। उन्होंने इतना ही नहीं किया, उस समय जो चुनौतियां थी, विधवाएं, बाल विवाह होता था, बचपन में विवाह होता था, लोग बीमारी से मर जाते थे, तमाम लड़कियां विधवा हो जाती थी। लेकिन यहाँ तो 7 जन्मों का बंधन होता है ना, 7 फेरा 7 जन्मों का बंधन, इसलिए विधवाओं की शादी नहीं होती थी। सफेद वस्त्र पहनना था, श्रृंगार नहीं करना है, बाल छील करके रखना है। ऐसी स्थिति में उन लड़कियों के साथ, उन विधवाओं के साथ रेप और बलात्कार होते थे। ऐसी ही एक घटना, एक काशीबाई नाम की विधवा ब्राह्मणी की, ब्राह्मण परिवार की महिला थी, उसके साथ रेप हुआ। उसका बच्चा जब जन्म लिया तो तमाम लोग अपने बच्चों को मार देती थी, लोग लाज बचाने के लिए। उसने अपने बच्चे को कुएं में फेंक दिया। जब कुएं में फेंक दिया, क्योंकि अंग्रेज सरकार थी, केस चली और उसको आजीवन कारावास हो गया। लेकिन आजीवन कारावास तो उस समाज को होना चाहिए था जिसने उस महिला को, अपना बच्चा कुएं में फेंकने को मजबूर किया, लेकिन समाज को नहीं हुआ। उस काशीबाई विधवा महिला को हुआ। इस बात से ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले अंदर तक हिल गए और उन्होंने कहा नहीं, अब महाराष्ट्र की धरती पर विधवा प्रसूति गृह खुलेगा। और उन्होंने विधवा प्रतिबंधक गृह खोला, विधवा प्रसूति गृह, और जगह जगह महाराष्ट्र में पोस्टर लगाया कि विधवाओं आओ, अपना बच्चा यहाँ जन्म दो, अगर अपने बच्चे को ले जाना चाहती हो तो ले जाओ, नहीं तो हमारा अनाथालय इसको पालेगा और अपना नाम देगा। ये आज तो संभव नहीं, आज तो सरकार नहीं कर पा रही है। अमेरिका वगैरह कर ले जा रहा है, ब्रिटेन वगैरह कर ले जा रहा है, आज भी बच्चे मारे जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। विधवा प्रसूति गृह खोला। उसी में एक विधवा ब्राह्मणी एक दिन नदी के किनारे, जब दोनों पति पत्नी टहल रहे थे, वह डूबने जा रहे थे। जब डूबने जा रही थी, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने देखा, उसको रोक लिया और कहा कि कहां जा रहे हैं। उसने कहा मेरे जीने का अर्थ नहीं है, मेरे पेट में बलात्कारी पुरुष का पाप पल रहा है, मैं मरना चाहती हूं। उसने कहा नहीं, तुमको मरना नहीं है, तुमको चलो हमारे आश्रम में रहना। आश्रम में ले जाते हैं, जन्म लेता है उसका बेटा और उसी बेटे को गोद लेते हैं। सोचिए, वैसी थी सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने अपने बच्चे को जन्म न दे करके एक विधवा ब्राह्मणी के बच्चे को जन्म दिया, उस विधवा ब्राह्मणी के बच्चे को गोद लिया और अपना वारिस बनाया। और वही जसवंतराव डॉक्टर बनता है और बाद में महाराष्ट्र में पूरे में अस्पताल खोल करके सबकी सेवा करता है। सत्य शोधक समाज का निर्माण करते हैं दोनों पति पत्नी। कहते हैं कन्यादान नहीं होगा, उन्होंने कहा लड़की दान करने की चीज नहीं है। और सत्य शोधक विवाह पद्धति का निर्माण करते हैं, उसमें कहते हैं कि ऐसा विवाह जिसमें लड़की लड़के दोनों की सहमति आवश्यक है और लड़की की सहमति होगी तभी सत्य शोधक पद्धति से विवाह होगा। क्या आज हम कर पाए? नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है, जो हमारे मुख्य अतिथि थे रामू सिद्धार्थ, उन्होंने लिखा आधुनिकता के सारे अर्थों में सावित्रीबाई फुले उत्तर आधुनिक पोस्ट मॉडर्न थी। आज तक उनके जैसा कोई आधुनिक नहीं बन पाया। उन्होंने
जसवंतराव को गोद ही नहीं लिया, अपना उत्तराधिकारी बनाया और सत्यशोधक समाज की स्थापना करके एक ऐसी विवाह पद्धति लिया जिसमें कन्यादान नहीं होता था, किसी पुरोहित की जरूरत नहीं होती थी, बराबरी के स्तर पर विवाह होता। वह सत्यशोधक समाज जब बना तो महाराष्ट्र में भूचाल आ गया। 1890 में ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले के पति गुजर जाते हैं, निर्वाण हो जाता है। 7 साल तक उसके बाद सावित्रीबाई फूले जिंदा रहती हैं। 1897 तक और 7 साल तक अकेले उन्होंने महाराष्ट्र में धरती पर सत्यशोधक समाज की बागडोर संभाला और अकाल पीड़ितों की सेवा करती थी। प्लेग की बीमारी जानते हैं जिसमें चूहा वगैरह मरने लगते थे पहले, हमारे दादा लोग जानते हैं। तमाम गांव में जब प्लेग की बीमारी आती थी, चूहे मरते थे तो गांव के लोग गांव छोड़ के भाग जाते थे, दूसरी जगह बस जाते थे। ऐसे ही महाराष्ट्र में बीमारी, प्लेग की बीमारी 1857 में आई, 1897 में आई। सावित्रीबाई फूले और उनका बेटा जसवंतराव जो गोद दिया हुआ था, बीमार लोगों को ले जाकर के इलाज करते थे। ऐसे ही समय में एक प्लेग से बीमार बच्चे को जब पीठ पर लाद करके सावित्रीबाई फूले ले जा रही थी, बीमारी उनको लग गई और उसी बीमारी से 10 मार्च 1897 को सावित्रीबाई फूले का देहांत हो गया। आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, व्याख्यान देंगे हमारे साथी, आप सवाल जवाब कीजिएगा। हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हम तमाम राजनीतिक साथियों को यहाँ इनवाइट किए हैं, उनकी बातचीत जब ये व्याख्यान खत्म होगा हम सवाल जवाब उनकी बातचीत सुनेंगे। लेकिन हमने सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किया है कि आज यह सामाजिक कार्यक्रम इसलिए जरूरी है कि आज जिसके जेब में जितना पैसा होगा उसका बेटा बेटी उतना ही पढ़ेगा। सरकार ने इतनी महंगी शिक्षा करती जा रही है, बीटेक और बीटीसी पॉलिटेक्निक जो 0 फीस पर होता था, तमाम एससी ओबीसी के लोग करते थे। 6 जून 2020 को योगी सरकार ने 0 फीस की व्यवस्था समाप्त कर दिया। आज आईटीआई और पॉलिटेक्निक हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो एनएम जेएनएम कर करके इंजेक्शन लगा करके 10,000 रुपया कमा लेती थी, आज एनएम जेएनएम नहीं कर पा रहे। इसलिए एक सामाजिक आंदोलन खड़ा होना चाहिए, जैसे सावित्रीबाई फूले ने सत्यशोधक समाज के नेतृत्व में खड़ा किया। हमारी बेटियां, हमारी माताएं बहनें घरों में पढ़े, किताबें जुटाएं। सीरियल है 108 एपिसोड है नेशनल दूरदर्शन पर, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले। आज ही से जाके देखना, 4 एपिसोड देखना शुरू कर दीजिएगा। किताबें लगाई गई, किताबें पढ़िए। अब ये चैलेंज सामने आ रहा है, जब बीटेक की लड़की का बलात्कार हो रहा है, जब एमबीबीएस कर रही लड़की का महाराष्ट्र में बलात्कार हो रहा है, जब अंतरजातीय शादी करने वालों की हत्याएं हो रही हैं, क्या सावित्रीबाई फूले का सपना अधूरा नहीं है? वो जैसा मानवीय समाज महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का सम्मान चाहती थी, क्या मिला? क्या 90% 70% महिलाएं दारू पी करके रोज चाटा नहीं खाती हैं? है कोई आंदोलन उनके लिए? क्या हमारी जो गालियां हैं उसमें हम केवल महिलाओं को गालियां देते हैं? हमसे और किसी दूसरे से साथी से झगड़ा होगा तो हम उसको गाली नहीं देंगे, उसकी मां को हमको गाली देंगे। हम लोगों ने पढ़ा इसलिए हम लोग इस चीजों से बचते हैं। सब लोग पढ़िए, जानिए, समझिए। सावित्रीबाई फूले के इस जयंती समारोह में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। हमने आयोजन इसीलिए किया है कि एक सामाजिक आंदोलन खड़ा होना चाहिए, हर घर से सावित्रीबाई फूले ज्योतिबा फूले निकलना चाहिए। राजनीति के तौर पर हम जहां हैं वहां मेहनत करते रहें। जब सामाजिक आंदोलन होगा तो राजनीति की दिशा भी बदलेगी और ये जो वही जिस परंपरा और विरासत, जिस धर्म और संस्कृति के खिलाफ, जिसकी बुराइयों, जिसमें सती जैसी प्रथाएं थी, जिसमें विधवा जैसी प्रथाएं थी, जिसमें बाल विवाह था, जिसमें शूद्र जातियों और महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उस धर्म और परंपरा को मानने वाले दिमाग से बीमार लोग वही फिर से लागू करना चाहते हैं। वो लोग कहते हैं बड़ी महान संस्कृति थी, वो बुद्ध और महावीर जैन जिनके बलबूते दुनिया में नाम है, उनकी ओर जाना चाहिए। उन बीमार लोगों को सद्बुद्धि आनी चाहिए, लेकिन तब सद्बुद्धि आएगी जब सावित्रीबाई ज्योतिबा फूले जैसा आंदोलन खड़ा होगा। उनको समझाया जाएगा, अरे भाई जिसको आप अच्छा समझ रहे हो उसमें आपकी मानसिक बीमारी छिपी हुई है। अच्छी बात तो महात्मा बुद्ध ने कहा था, वो हमारी जाति में नहीं पैदा हुए थे, ऐसी जगह पैदा हुए थे जो राजा का घर था। इसलिए यह समस्या इस देश का सवाल है, यह महिलाओं की समस्या इस देश का सवाल है और जाति की समस्या हमारा समस्या नहीं है, ये आपकी भी समस्या है। अगर आप देशभक्त बनते हो, आप देश को आगे बढ़ाना
खूबसूरत और शानदार बनाना चाहते हो, ये जाति की समस्या, जातिवाद की समस्या, महिला उत्पीड़न की समस्या और ये अशिक्षा की समस्या, महंगी की शिक्षा की समस्या और ये जाति उत्पीड़न और भेदभाव की समस्या, ये हमारी समस्या नहीं है, इस देश की समस्या है। और इस देश के नायक थे सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, जो माली जाति में पैदा हुए थे, लेकिन मालियों के लिए केवल काम नहीं किया, उन्होंने सर्व समाज की महिलाओं के लिए काम किया। इस देश की वह जातिवाद की बीमारी के लिए काम किया, वह जातिवाद की बीमारी समाप्त हो और यह देश भी दुनिया में तथागत बुद्ध के संदेशों के अनुसार समतामूलक, मानवतावादी, स्त्री पुरुष में कोई भेद न हो, औरत और मर्द में कोई भेद न हो, जाति जाति का भेद नहीं हो, सभी लोग बराबर हो और एक सम्मान हो, सबको कमाने खाने का बराबर का मौका मिले और ये दुनिया में यह देश सूरज की तरह चमके और दुनिया में मानवता का संदेश लेकर के जाए। लेकिन दिमागी बीमार लोग सावित्रीबाई फुले का भी जयंती मना रहे हैं जगह जगह, वो गड्ढमड्ढ करना चाहते हैं कि हमारे धर्म और संस्कृति में पैदा होकर के हमारा सुधार किया उन्होंने। अरे सुधार किया तो आपसे भी समझ जाओ, आपसे भी समझ जाइए, तथागत बुद्ध का धर्म हमारा अकेले का नहीं, इस देश का धर्म है। चलिए तथागत बुद्ध की तरफ और मानवतावादी बनिए जीवन के हर स्तर पर। जैसे सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले को घर में नहीं रखा, उन्होंने बराबर का सम्मान दिया और खुद जो किया उसमें शामिल रखा। और सावित्रीबाई फुले देखिएगा, जो भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर एपिसोड 45 देखिएगा, जब वो कहते हैं जब साड़ी पर गोबर फेंका जाता और सावित्रीबाई फुले आकर के रोने लगती हैं घर में, तो ज्योतिबा फुले कहते हैं कि सावित्री यह तो शुरुआत है, अगर रो करके तुम अपने आंसू नहीं पोंछती हो तो हमारी बेटियों की पढ़ाई लिखाई आज से खत्म हो जाएगी, इसलिए सर पर कफन बांधो, मरना होगा तब भी स्कूल चलेगा महाराष्ट्र की धरती पर। और यह संदेश आगे की बेटियां, आगे की बहनें निभाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते